सोचें अगर आप सुबह उठें और आपके शहर में टैंक्स घुस चुके हों, गोलियों की आवाज़ हो और आपको पता हो कि आज अगर मैं बाहर निकला तो वापस आना नामुमकिन। ये कोई फिल्म का सीन नहीं, ये आज सूडान के लाखों लोगों की जिंदगी है। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा गया है। 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं और 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग भुखमरी का शिकार हैं। लेकिन ये जंग शुरू हुई क्यों और कौन इसके पीछे है और अब तक दुनिया खामोश क्यों है, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम है शहरियार और आप देख रहे हैं रियल इन। ये कहानी शुरू होती है 1955 से, जब सूडान को ग्रेट ब्रिटेन से आज़ादी मिली। तब सूडान दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क था। 1955 से लेकर 1972 तक एक सिविल वार रही सूडान में, जिसका नतीजा ये निकला कि 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है, जब उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर सादिक अल महदी ने 1983 में शरिया लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया। अब ये शरिया लॉ मुस्लिम्स के लिए तो बहुत अहमियत रखता था, लेकिन क्रिश्चियंस और नॉन मुस्लिम्स पर भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया, जिसकी वजह से मुल्क भर में दंगे हो गए और नतीजा ये निकला कि 25 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो गए। 1983 से लेकर 2005 तक सूडान में एक सिविल वार चली, जिसके बाद सूडान और साउथ सूडान के दरमियान एक एग्रीमेंट साइन हुआ। फिर साउथ सूडान के लोगों को ये हक दिया गया कि आप वोटिंग कर सकते हैं अपना अलग मुल्क बनाने के लिए। फिर जब वोटिंग हुई तो 99% लोगों ने अलग मुल्क बनाने के लिए वोट किया और 9 जुलाई 2011 को एक नए मुल्क की आमद हुई, जिसका नाम साउथ सूडान है। ये कहानी तो थी साउथ सूडान की। अब जानते हैं कि सूडान में क्या हो रहा है। 1983 में जब सादिक अल महदी ने शरिया लॉ इम्प्लीमेंट किया, तब उनकी फौज के जनरल थे उमर अल बशीर, और उसी उमर अल बशीर ने आगे चल के महदी की हुकूमत गिरा दी और पूरे सूडान में लीडरशिप अपने हाथ में ले ली। इनकी हुकूमत 1979 से लेकर 2019 तक चली और इनकी हुकूमत में बहुत सी सिविल वार चली। दारफोर, जो कि एक शहर है सूडान का, उसके अंदर तो कत्ले आम मच गया था। 3 लाख से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा गया था। और उसी दौर के अंदर उमर अल बशीर ने यह सोचा कि ये करने के बाद मेरी ही अवाम मेरे खिलाफ बगावत पर उतर आएगी, और इसी सोच के नतीजे में उसने एक नई फौज खड़ी कर दी, जिसको आज हम RSF के नाम से जानते हैं। 2013 में RSF के नाम से बनने वाली जो ये फौज थी, उसके लीडर थे मोहम्मद हमदान डगालो, जबकि दूसरी तरफ ASF ऑलरेडी चल रही थी, जो कि सूडानीज आर्म फोर्सेस थी। और वो इंसान जो तरक्की करते करते ASF का लीडर बना था, उसका नाम था जनरल फतेह अल बुरहान। अब जनरल अल बुरहान को अल बशीर ने दारफोर में एंगेज कर रखा था कि यहाँ से कोई बागी उठने न पाए, मेरी हुकूमत को कोई खतरा ना हो, और अगर तुमसे मेरी हुकूमत को खतरा हुआ तो RSF मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। अब जो RSF बनी थी, उसकी कई मुल्कों को ज़रूरत थी। जैसे किराए के फ़ौजी होते हैं, वैसे ही ये कई मुल्कों में अपने फ़ौजियों को एक्सपोर्ट करते थे। सऊदीया में, यमन में, जहाँ जहाँ इनकी ज़रूरत पड़ती थी, ये लोग वहाँ पे अपने फ़ौजियों को भेजा करते थे। अब 2 फ़ौजें एक ही उमर अल बशीर के अंडर काम करना शुरू हो गई, और उमर अल बशीर को ये लगा कि जब तक ये दोनों फौजें एक दूसरे से लड़ने के लिए मौजूद हैं, तब तक मेरी हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। फिर 2018 में महंगाई का एक तूफान आया, लोग सड़कों पर उतर आए, दंगे हो गए, फसाद हो गए। तब RSF के लीडर और ASF के लीडर दोनों ने ये फैसला किया कि हम उमर अल बशीर की हुकूमत को गिरा देंगे, इन पर मुकदमा भी चलाएंगे और इनको जेल में भी डालेंगे, यानी जैसी करनी वैसी भरनी। 2019 में उमर अल बशीर को गिरफ्तार किया गया और उन पर केस भी चले, लेकिन 2020 को उमर अल बशीर जेल में ही मर गया।
2020 में जब उमर अल बशीर मर गया, तब इन दोनों ने फैसला किया कि ये हुकूमत अब हम दोनों मिलकर संभालेंगे, यानी आरएसएफ और एसएएफ के लीडर्स दोनों ने। अब एएसएफ के लीडर जो कि अल बुरहान है, उसने बोला कि हम आरएसएफ को मर्ज कर देते हैं एएसएफ के अंदर और हम दोनों 2-2 साल की लीडरशिप लेंगे। फिर जो आरएसएफ का लीडर है हमाद डगालो, उसने कहा ऐसा तो नहीं होगा, पहले 10 साल मुझे दें, उसके बाद आपका देखेंगे। तो यहाँ पे सारा मामला धर्म बरम हो गया और एक दूसरे के खिलाफ दोनों ने हथियार उठा दिए। आरएसएफ ने वेस्ट संभाल लिया और एएसएफ ने ईस्ट संभाल लिया। एसएएफ के पास इस वक्त कंट्रोल है दरियाए नील का और ऑयल रिजर्व्स का, और दूसरी तरफ आरएसएफ के पास कंट्रोल है सोने का। इस वक्त सूडान 3rd लार्जेस्ट कंट्री है अफ्रीका का जो सोना प्रोड्यूस करता है, जो हर साल 65 टन्स ऑफ गोल्ड प्रोड्यूस करता है। लेकिन इस वक्त आरएसएफ ने इसकी प्रोडक्शन को 300% ज्यादा कर दिया है। अब हर साल $2 बिलियन का गोल्ड प्रोड्यूस होता है सूडान में, जो कि ब्लैक मार्केट में जा रहा है। एसएएफ का कंट्रोल है ईस्ट में, और ईस्ट में 2 बड़े रिसोर्सेज हैं। एक बड़ा रिसोर्स है दरियाए नील, वो भी ईस्ट से होता हुआ जाता है, और दूसरा बड़ा रिसोर्स है ऑयल रिजर्व्स, जो ईस्ट में ही मौजूद है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आरएसएफ है वेस्ट में, और वेस्ट में इनके पास 2 बड़े रिसोर्सेज हैं, एक गोल्ड का और दूसरा यूरेनियम का। मीडिया में रिपोर्ट्स आती हैं कि यूएई आरएसएफ को फंड्स करता है, आर्म्स देता है, ड्रोन्स देता है, और आरएसएफ से अब तक $3 बिलियन का गोल्ड ले चुका है। लेकिन यूएई इस बात को हमेशा से डिनाई करती हुई आई है, और कुछ सोर्सेज के मुताबिक यूएई सूडान से यूरेनियम भी खरीद रहा है, अगला न्यूक्लियर पावर मुल्क बन सके। अब सूडान के अंदर इस कत्लो गारत को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि तमाम इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन इस बात पर जोर दें कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी को इलेक्शंस के लिए यहाँ पर अपॉइंट किया जाए, तब शायद इस मसले को खत्म किया जा सके। जाहिर बात है ये काम तब होना पॉसिबल है जब यही चीजें यूनाइटेड नेशंस के मुल्कों के मुफाद में हो, और दुनिया ये कभी नहीं चाहेगी कि सूडान में अमन हो। अगर अमन हुआ तो जो उन्हें इलीगल सोना और दूसरी चीजें मिल रही हैं वो मिलना बंद हो जाएंगी, और उनकी दौलत का एक बड़ा हिस्सा कम हो जाएगा। आरएसएफ दारफोर के अंदर कत्लो गारत करने के बाद अब आगे बढ़ रहा है, और पॉसिबल है कि फ्यूचर के अंदर और ज्यादा कत्लो गारत और ज्यादा तबाही हो। कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए आवाज उठाएं और अल्लाह पाक से दुआ करें कि ये सब जल्दी खत्म हो जाए। आप कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए मसले पर।